हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो नेक्स्ट आरएएस एग्ज़ाम, ये आरएएस की जो वैकेंसी आई है उसकी जो तैयारी में जुटे हुए हैं मेरे प्यारे मित्र, उन लोगों को सभी को शुभकामनाएं। और मैं इस डिसेंट लर्निंग सीरीज चैनल का धन्यवाद अदा करना चाहूँगा जिसने मुझे आप लोगों से संवाद कायम करने में ये प्लेटफॉर्म दिया है। दोस्तों, मेरे पास पिछले 5-7 दिन से काफ़ी लोगों की फ़ोन मैसेज क्वेरीज आ रही थी कि सर एक जो आरएएस का एग्ज़ाम है ये, उसके रिगार्डिंग एक स्ट्रेटेजिक अप्रोच बताइए। आपने क्या पढ़ा, आपने कैसे तैयारी की, आपने टाइम मैनेजमेंट कैसे किया, आपने मेंस के लिए क्या किया, आपने इंटरव्यू के लिए क्या किया, और पूरी तैयारी के दौरान जो भी उतार चढ़ाव आपके आए उनको हमारे साथ प्लीज़ शेयर कीजिए। तो मैंने उनसे वायदा किया था कि मैं एक अच्छा सा वीडियो बना के आप सब लोगों तक मेरी ये जो जर्नी रही पूरी, उसको आप सब लोगों तक पहुंचाऊंगा। तो दोस्तों, इसमें जहां तक आरएएस परीक्षा की बात है, तो यदि मैं इस परीक्षा के पैटर्न की बात करूं तो इसमें प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू 3 सेगमेंट होते हैं इस एग्ज़ाम के। तो और तीनों में सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है वो होता है मेंस एग्ज़ाम, क्योंकि जो प्रारंभिक परीक्षा होती है वो आपकी क्वालिफाइंग एग्ज़ाम होता है ओनली। उसमें जो कट ऑफ जाती है उससे ऊपर आपको मार्क्स लाकर क्वालिफाई करने होते हैं। उसके मार्क्स आपके फाइनल मेरिट में ऐड नहीं होते हैं। तो इसमें इस एग्ज़ाम में सबसे मेन जो होता है पड़ाव, वो होता है मुख्य परीक्षा का। अब हम लोग क्रम रूप से, चरणबद्ध रूप से बात करें, यदि प्रारंभिक परीक्षा की मैं बात करूं तो प्रारंभिक परीक्षा में जो सोर्सेज हैं, जो आपका स्टडी मटेरियल है, बुक लिस्ट है, उसकी मैं बात करूं तो सबसे पहले अगर हम लोग हिस्ट्री की बात करते हैं तो हिस्ट्री में मैंने जो फॉलो किया वो ओल्ड और न्यू एनसीईआरटी, जो एनसीईआरटी की बुक्स हैं वो पुरानी और नई दोनों मैंने पढ़ी अच्छे से। और उनके साइड में कुछ जहाँ पर मेरे को चीज़ें ऐसे लगी कि यहाँ पर मेंस से क्वेश्चन आ सकता है, तो मैंने उसको अलग से हाईलाइट करके वहाँ पर संभावित प्रश्न क्या हो सकता है उससे संबंधित चीज़ें वहाँ पर नोट करना प्रारंभ कर दी थी। इसके बाद मैं बात करूँ, यदि मॉडर्न इंडिया की बात करूँ मैं, तो मॉडर्न इंडिया में जो स्पेक्ट्रम बुक आती है आधुनिक भारत करके, वो बहुत अच्छी बुक है, क्योंकि उसमें पूरी स्टोरी फॉर्मेट में जो मॉडर्न इंडिया में, इंडियन हिस्ट्री में इंसिडेंट हुए हैं उनको स्टोरी फॉर्मेट में 1 by 1 क्रमिक रूप से बताया गया है और बहुत ही अच्छा डिस्क्राइब किया गया है पॉइंट फॉर्मेट में। तो ये रही बात हिस्ट्री की। यदि मैं पॉलिटी की बात करूँ तो पॉलिटी में जो एनसीईआरटी है, स्पेशली क्लास 11th की भारतीय संविधान सिद्धांत और व्यवहार, तो वो बुक बहुत अच्छी है। उसके साथ ही एम लक्ष्मीकांत की टाटा मैकग्रा हिल्स पब्लिकेशन से आती है, तो वो एम लक्ष्मीकांत की बुक से पूरा पॉलिटी का सिलेबस अपना कवर हो जाता है। हमें एक चीज़ ये ध्यान रखनी होती है कि जब हम प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस पढ़ रहे होते हैं तो हमें उसको मेंस के पर्पज़ से भी पढ़ना है, क्योंकि आरएएस का जो एग्ज़ाम है उसमें 15+ सब्जेक्ट आते हैं आपके। तो यदि आप प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा की अलग अलग तैयारी करेंगे, आप चीज़ों को अलग अलग नज़रिए से देखेंगे, तो वो कहीं ना कहीं आपका जो पढ़ाई का क्षेत्र है, आपका जो कंटेंट है, वो बढ़ता चला जाएगा। इसलिए जब भी आप प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी करें तो उसमें अप्रोच आप मेंस की ही रखें। आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करें चीज़ों की, आप एक तरह से उन चीज़ों को पढ़ें उस रूप में कि आपको आंसर फॉर्मेट में, आपको डिस्क्रिप्टिव मैनर में आपको वो आंसर लिखने हैं। उसके साथ ही यदि मैं बात करूँ नेक्स्ट ज्योग्राफी की, तो ज्योग्राफी में जो एनसीईआरटी है अभी जो वर्तमान में चल रही है, बहुत अच्छी किताबें हैं, जिसमें 11th की जो आती है, एक तो भारत का भूगोल और एक भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, बहुत अच्छी पुस्तकें हैं, मैंने वहीं से तैयार की है। उसके साथ ही जो टाइम स्केल, जियोलॉजिकल टाइम स्केल का मेंस में एक टॉपिक है, उसको महेश बर्णवाल जो बुक आती है वहाँ से आप तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट यदि बात करें इकोनॉमी सेक्शन की, तो इकोनॉमी सेक्शन में शुरुआत में मैंने एनसीईआरटी पढ़ी थी, हालांकि मैंने लाल एंड लाल वगैरह और जो रमेश सिंह जैसी किताबें भी पढ़ी थी, लेकिन तैयारी के दौरान मेरे को खुद को ये महसूस हुआ कि इकोनॉमी का जो सेगमेंट है, पर्टिकुलर सिलेबस है, उसके लिए बहुत कम शब्दों में अच्छा कंटेंट चाहिए, जो मार्केट में अवेलेबल नहीं था। मेरे पास अच्छे नोट्स थे, तो मैंने उसके ऊपर बहुत अच्छी किताब लिखी एक, और वो डीएलएस पब्लिकेशन के नाम से आती है, वन स्टॉप सॉल्यूशन करके आती है मुख्य परीक्षा के लिए, और अभी प्रारंभिक परीक्षा के लिए भी उस पुस्तक को अपडेट कर लिखा गया है।
यदि मैं बात करूं अब पर्यावरण के सेगमेंट की, इकोलॉजी और इन्वायरमेंट की, तो इकोलॉजी और इन्वायरमेंट में हमें एनसीईआरटी से ही तैयार करना है। और एनसीईआरटी में आप लोग देखोगे कि क्लास 11th की जो एनसीईआरटी है उसमें लास्ट में 4-5 टॉपिक दिए हुए हैं, चैप्टर दिए हुए हैं जो पर्टिकुलर इकोलॉजी और इन्वायरमेंट के हैं। दोस्तों आरएएस प्री में इकोलॉजी और इन्वायरमेंट से कम 8-10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इस सेगमेंट को बहुत सीरियस लेवें, क्योंकि यहाँ पर प्रश्नों की प्रकृति जो होती है वो कंपैरेटिवली आसान होती है। हम कम सिलेबस पढ़कर उन क्वेश्चंस को आराम से सही कर सकते हैं। स्पेशली इकोलॉजी जो और इन्वायरमेंट का जो सेगमेंट है उसमें आपको करंट अफेयर्स भी पूछा जाता है। उसमें आपको जो वाइल्ड लाइफ, फ्लोरा एंड फौना है, जिसमें नेशनल पार्क है, आपकी जो बायोडाइवर्सिटी है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, इन्वायरमेंट पोल्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। तो उन चीज़ों को हमें छोड़ना नहीं है, वो हमारे सिलेबस का पार्ट है। पैरेलली हमें उन चीज़ों को तैयार करते रहना है। नेक्स्ट यदि मैं बात करूं करंट अफेयर्स की, तो करंट अफेयर्स मैंने जो मंथली क्रोनोलॉजी मैगजीन आती है, एक 10-12 रुपये की आती है, उससे विजन आईएएस की एक मंथली मैगजीन आती है, जिसमें बहुत अच्छे से जो भी हाईलाइटेड टॉपिक है उनके प्रोज एंड कॉन्स और उनको बहुत अच्छे से इलोबरेट किया जाता है, तो उसको मैंने फॉलो किया था। उसके साथ ही जो राजस्थान सरकार के अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं उनकी वेबसाइट में फॉलो करता था, और वहाँ से जो भी स्कीम चली है उससे रिलेटेड जो ऑथेंटिक डेटा है, स्कीम कब चली है, क्या विशेषताएं हैं इसकी, लाभार्थी कौन सा वर्ग है और स्कीम की पूरी प्लानिंग क्या है, स्कीम के ऑब्जेक्टिव क्या है, उन सब चीज़ों को मैं अपने पास नोट करके रखता था। तो हमें जो राजस्थान सरकार के स्पेशल कार्यक्रम चलते हैं वो राजस्थान सरकार के विभागों की वेबसाइट पर जाकर हम अपने शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। उसके साथ ही मैंने जो स्पेशल करंट अफेयर्स के लिए किया, मैं ट्विटर फॉलो करता था। ट्विटर में जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मेन मिनिस्ट्रीज है या पीएमओ है और राजस्थान गवर्नमेंट में सीएमओ है, वहाँ पर आप लोग देखोगे कि यदि कोई भी नया इनिशिएटिव लिया जा रहा है, कोई नया फ्लैगशिप जो प्रोग्राम इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, तो वहाँ पर ट्विटर पर डाला जाता है, वहाँ पर स्पेशली लिंक दिए जाते हैं जहाँ से आप उस चीज़ को बहुत शीघ्रता से और बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। स्पेशली वहाँ पर कुछ फ़ोटोज़ और वीडियोज़ भी अपलोड किए जाते हैं, तो उस चीज़ को वहाँ से तैयार किया जा सकता है। नेक्स्ट यदि मैं बात करूँ राजस्थान जीके की, तो प्रीलिम्स में राजस्थान जीके का बहुत बड़ा रोल है। राजस्थान जीके के लगभग 30 से 40 क्वेश्चन आते हैं, और स्पेशली यदि हमें आरएएस की परीक्षा पास करनी है तो राजस्थान जीके को हम अवॉइड नहीं कर सकते, वो हमारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट होना बहुत ज़रूरी है। तो राजस्थान जीके का जो सोर्स है, जो मटेरियल है, उसके लिए मैंने हिंदी ग्रंथ अकादमी की जो पुस्तकें आती है, क्योंकि वो ऑथेंटिक होती है और बहुत अच्छे रूप से लिखी गई है वो, और उसके अलावा ही जो राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के लिए राजस्थान अध्ययन करके जो सीरीज आती है वो हमने फॉलो की, और उससे बहुत अच्छी समझ बन गई थी। क्योंकि आप देखोगे कि राजस्थान हिस्ट्री, आर्ट, कल्चर, ज्योग्राफी, वो सारी चीज़ें वहाँ पर आप उसको तैयार कर सकते हो वहाँ से। नेक्स्ट यदि मैं बात करूँ राजस्थान इकोनॉमी की, तो राजस्थान इकोनॉमी में सबसे रिलायबल सोर्स होता है इकोनॉमिक सर्वे। और इकोनॉमिक सर्वे का यदि हम लोग ओरिजिनल रूप देखते हैं तो इकोनॉमिक सर्वे इतनी जटिलता से लिखा जाता है कि उसका सिंप्लीफिकेशन एक सामान्य विद्यार्थी नहीं कर पाता है। तो इसलिए हम लोगों ने कोशिश की है कि डीएलएस पब्लिकेशन के थ्रू ही हम राजस्थान आर्थिक समीक्षा करके, राजस्थान अर्थव्यवस्था करके एक छोटी सी बुक निकालते हैं, जिसमें राजस्थान की जो आर्थिक समीक्षा, इकोनॉमिक जो सर्वे है, उसको बहुत अच्छे से डिस्क्राइब मैनर में दिखाया गया है। सारी चीज़ें, कौन से डेटा इंपॉर्टेंट है, कौन सी फ्लैगशिप स्कीम्स, कौन से डिपार्टमेंट के इनिशिएटिव, वो सारी चीज़ें मेंशन की गई है, तो आप उस चीज़ को वहाँ से तैयार कर सकते हैं। अब यदि मैं बात करूँ मैथ रीजनिंग की, तो मैथ रीजनिंग का भी अच्छा पोर्शन आता है प्रीलिम्स में, लगभग 15 से 20 क्वेश्चन आते हैं, और प्रीलिम्स में आपको प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के लिए वो बहुत अच्छा एडवांटेज होता है, क्योंकि कम एफर्ट में और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होने के कारण उनको हम लोग सही कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको अलग अलग मॉक टेस्ट से आप प्रैक्टिस कर सकते हो, अच्छे सोर्सेज फॉलो कर सकते हो। अब दूसरा जो एग्ज़ाम का मेन पड़ाव है, मेन जो चरण है, जिसमें मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से यदि मैं बात करूं बुक लिस्ट की और सोर्सेज की, तो
मैंने शुरुआत में भी आप लोगों को बताया है कि जब हम लोग हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी ये ऐसे सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं होते हैं प्रारंभिक परीक्षा में, तो हमें अप्रोच ये रखनी चाहिए कि हम मुख्य परीक्षा में बैठने जा रहे हैं और मुख्य परीक्षा में हमें इन चीज़ों को लिखना है, अलग से हम इसको तैयार नहीं करने वाले हैं। तो हम उस अप्रोच से जब पढ़ाई करने लगते हैं तो ये कंटेंट, ये सिलेबस हमारा धीरे धीरे तैयार होने लगता है। पर्टिकुलरली आप देखोगे कि इन सब्जेक्ट्स में भी मुख्य परीक्षा में टॉपिक वाइज सिलेबस दिया हुआ होता है। तो टॉपिक वाइज सिलेबस में आप लोग कोशिश ये करें कि जो आपका तैयार हो चुका है उस कंटेंट के अलावा जो आपको समझ में नहीं आ रहा है या जो बहुत उसको ढूंढने में कठिनाई आ रही है, जैसे जियोलॉजिकल टाइम स्केल वाला टॉपिक है ज्योग्राफी में, तो ऐसे टॉपिक्स को आप शॉर्ट नोट्स बना लें। अपने लैंग्वेज में जो शॉर्ट नोट्स बनाएंगे तो उससे दो फायदे होंगे। एक तो आपको आंसर राइटिंग में दिक्कत नहीं होगी, और दूसरा जब भी आपका मेंस एग्ज़ाम होगा तो आप आसानी से उस चीज़ को रिवाइज कर पाओगे। अब देखिए, इन सब्जेक्ट्स के अलावा सोशियोलॉजी, मैनेजमेंट और अकाउंटिंग, ये फर्स्ट पेपर में 3 छोटे सेगमेंट हैं। उनके लिए हम लोगों ने प्रयास किया है कि हमारे जो शॉर्ट नोट्स हैं और हमने जो कंटेंट तैयार किया है कई वेरियस सोर्सेज से, उसको एक जगह कंपाइल करके इस DLS पब्लिकेशन के साथ ही एक नई बुक निकाल रहे हैं। वहाँ से आप उसको फॉलो कर सकते हैं। मेरा वायदा है कि उसमें बहुत अच्छा कंटेंट डाला हुआ है, तो आप उसको उस पर रिलाई कर सकते हैं। और थर्ड पेपर की जहाँ तक मैं बात करूँ तो थर्ड पेपर में लॉ, उसके अलावा साइकोलॉजी, बिहेवियर, साइकोलॉजी का ही पार्ट है बिहेवियर, और उसके अलावा जो स्पोर्ट्स और योगा का पोर्शन है उसके लिए भी हम लोगों ने हमारे नोट्स को कंपाइल करके एक सेपरेट बुक निकाली है DLS पब्लिकेशन से ही। तो आप उस चीज़ को फॉलो कर सकते हैं। क्योंकि मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको कि जो हमारे नोट्स जो हैं वो वेरियस सोर्सेज से कलेक्ट किए हुए हैं, जहाँ पर जो मार्केट में जितने भी पब्लिकेशन हैं उन सब चीज़ों को देखकर और सिलेबस के अकॉर्डिंग देखकर हम लोगों ने उसको तैयार किया है, ताकि स्टूडेंट्स का कुछ भी पोर्शन छूटे नहीं। और स्पेशली इन बुक्स को तैयार करने में कोशिश ये की गई है कि प्रेजेंटेशन का ध्यान रखा जाए, क्योंकि स्टूडेंट को कंटेंट के बराबर प्रेजेंटेशन पर भी ध्यान देना चाहिए। अब नेक्स्ट मैं बात करूं फोर्थ पेपर की, तो फोर्थ पेपर में हिंदी और इंग्लिश की। हिंदी का जो सबसे अच्छा सोर्स है अभी तक वो है डॉक्टर राघव प्रकाश साहब की जो बुक आती है सामान्य हिंदी, वो, और 9 to 10th की जो RBSE राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की बुक आती है, वो दोनों चीज़ें आप फॉलो कर सकते हैं। और स्पेशली जो ड्राफ्टिंग का पोर्शन है, ड्राफ्टिंग के पोर्शन में आप जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं वहाँ पर जो लेटर लिखे जाते हैं उनसे चीज़ों को देख सकते हैं। और स्पेशली मेरा रिक्वेस्ट ये रहेगा आप लोगों से कि जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसके आप लेटर ड्राफ्टिंग में यूज कर सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ऑथेंटिक सोर्स होते हैं। और स्पेशली जो एग्ज़ाम में उस ड्राफ्टिंग को चेक करने वाले जो एग्ज़ामिनर हैं वो एकेडमिक बैकग्राउंड से, एजुकेशन जो डिपार्टमेंट है उससे ही होंगे, तो उनकी नज़रों में भी वो ड्राफ्टिंग पोर्शन रहता है। तो आप यहाँ से बहुत अच्छा अपना ड्राफ्टिंग को जो कंटेंट है उसको तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट यदि मैं बात करूँ इंग्लिश की, तो इंग्लिश में डॉक्टर रस्तोगी साहब की बुक आती है, वो बहुत अच्छी है। और उसके अलावा अरविंद सर के जो नोट्स हैं वो बहुत अच्छे हैं, क्योंकि जब मैंने इंग्लिश के लिए अभ्यास करना प्रारंभ किया था तो अरविंद सर के पास मैं मॉक टेस्ट दिया करता था, और 2016 में मेरे इंग्लिश में बहुत कम मार्क्स थे, ओनली 28 मार्क्स थे। तो इस बार मुझे लगा कि मेरा पेपर भी अच्छा हो गया और मेरी ग्रामर में बहुत अच्छे मार्क्स आए होंगे, तो इसलिए फोर्थ पेपर में मेरी मार्किंग बहुत अच्छी रही है। नेक्स्ट यदि मैं बात करूँ आंसर राइटिंग को लेकर, तो मुख्य परीक्षा में मैंने कई प्लेटफॉर्म से आप सब लोगों को मैसेज किया है, आप सब लोगों से निवेदन किया है कि यदि हमें मुख्य परीक्षा में अच्छे मार्क्स लाने हैं, हमारी जो मेंस में स्कोरिंग बढ़ानी है, तो हमें टेस्ट सीरीज़ पे सबसे ज़्यादा रिलाई करना पड़ेगा। तो टेस्ट सीरीज़ के लिए आप लोग वेरियस कोचिंग्स की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो, आप लोग अलग अलग टाइप के मॉक टेस्ट दे सकते हो, आप लोग ग्रुप स्टडी में अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बनाकर उनकी ब्रेन स्टॉर्मिंग कर सकते हो। बट केवल टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना इस समस्या का समाधान नहीं है। हमें जितने टेस्ट हम लिख सकते हैं, हमें उस सेचुरेशन लेवल पर पहुंचना है जहां पर हम क्वेश्चन को देखते ही हमारे दिमाग में आंसर आ जाना चाहिए। तो और ये स्थिति आप जितने टेस्ट दोगे, जितना अपने आप को तपाओगे, अपने आप को मेहनत कस बनाओगे, उतना ही निखार आएगा। तो इसलिए मेरा स्पेशली आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि सबसे ज़्यादा जो अगर भरोसा कर सकते हैं हम लोग, तो वो करें टेस्ट सीरीज़ पर।
क्योंकि टेस्ट सीरीज़ का 3 फ़ायदे हैं। स्पेशली टेस्ट सीरीज़ का सबसे पहला फ़ायदा ये है कि आप 3 घंटे में आप पेपर लिख रहे हो। दूसरा फ़ायदा ये है कि आप जो एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछा है उसके पर्सपेक्टिव में आंसर लिख रहे हो। और तीसरा फ़ायदा ये है कि आपको ये पता है कि मुझे क्या लिखना है और कैसे लिखना है। क्योंकि हम लोग ज़्यादा जब टेस्ट देते हैं तो हमारी जो एक्सपेक्टेशन होती है एग्जामिनर से वो होती है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मिले, और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मिलने की इस एक्सपेक्टेशन के दौरान हम लोग अपने आंसर को, अपने कंटेंट को बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट करना सीख चुके होते हैं, जहाँ पर हम पॉइंट फॉर्मेट में ड्रॉ करते हैं आंसर को, या फिर ज्योग्राफी जैसे जो सब्जेक्ट है उनमें हम लोग मैप बनाने की कोशिश करते हैं, इकोनॉमी जैसा सब्जेक्ट है उसमें हम लोग डेटा डालने की कोशिश करते हैं, और कुछ डायग्राम या कुछ जो चित्र है उससे रिलेटेड भी हम कोरिलेट आंसर को कर सकते हैं, जिससे हमारा प्रेजेंटेशन भी बढ़ता है। क्योंकि जब मेंस में मॉडल आंसर की मैं बात करूं तो मॉडल आंसर ऐसा होना चाहिए जहां पर एग्जामिनर को कम एफर्ट करना पड़े, एग्जामिनर को समझ में आ जाए कि आप क्या कहना चाहते हैं, और बहुत ही सटीक भाषा में, सटीक शब्दों में वो चीज़ लिखी हुई होनी चाहिए। क्योंकि इस परीक्षा में, मुख्य परीक्षा में महत्वपूर्ण ये नहीं होता कि हमें क्या आता है, यहाँ महत्वपूर्ण ये है कि हमें जो आता है उसको हम एग्जामिनर के सामने किस रूप से प्रेजेंट कर पा रहे हैं। तो ये हुई आपकी मेंस में आंसर राइटिंग की बात। यदि आप लोग मॉडल उत्तर देखना चाहें तो मॉडल उत्तर के लिए मैंने स्पेशली 2018 के जो मेंस के क्वेश्चन हैं वो मैंने खुद सॉल्व किए हैं और उनको डीएलएस पब्लिकेशन के साथ ही निकाला है। 2016 के जो मेंस के क्वेश्चन हैं उनको भी मॉडल आंसर के साथ डीएलएस पब्लिकेशन के साथ ही उनकी एक छोटी बुक फॉर्मेट में निकाला है। तो आप वहाँ से देख सकते हो कि मॉडल आंसर की एक्सपेक्टेशन क्या होती है, कंटेंट कैसा होना चाहिए, उसके साथ ही प्रेजेंटेशन भी कैसा होना चाहिए। तो वो एक काफ़ी हद तक आपको मदद करने वाली चीज़ साबित होगी। नेक्स्ट यदि मैं बात करूं जो कॉमन क्वेश्चंस आते हैं स्टूडेंट्स के कि सर जो टाइम मैनेजमेंट है उसको लेकर क्या करें हम लोग, या जो जब हम लोग स्ट्रेस में होते हैं तो क्या करें, हम लोग मोटिवेशन के लिए क्या करें, हमारा पेशेंस लेवल कभी कभी कम होने लगता है, ये एग्ज़ाम में कभी कोर्ट के स्टे आ जाते हैं या एग्ज़ाम की डेट्स बढ़ती रहती है। इन सब चीज़ों का जवाब देने के लिए मुझे स्पेशली आपसे आज रूबरू होना पड़ा है। तो देखिए, सबसे पहले मैं बात करूं आपको तो इस एग्ज़ाम की जो सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट लगी मेरे को 3 चीज़ें लगी, पॉजिटिविटी, कंटिन्यूटी और पेशेंस। पॉजिटिविटी का मतलब ये है कि हमें हमेशा सकारात्मक रहना है, हमारा दृष्टिकोण आशावादी होना चाहिए। क्योंकि जब हम लोग इस एग्ज़ाम को पास करके सरकार में जाते हैं, इस प्लेटफॉर्म पर काम करते हैं, तो वहाँ पर रिसोर्सेज कम है, हमें अच्छा मैनेजमेंट रखना होता है रिसोर्सेज का वहाँ पर, और लोगों के जो वल्नरेबल सेक्शन है उनके लिए सोशल जस्टिस और अपलिफ्टमेंट के लिए काम करना होता है, वेलफेयर स्टेट की जो अवधारणा है उसके लिए काम करना होता है। तो हमारा दृष्टिकोण यदि सकारात्मक होता है, यदि आशावादी होता है, तो हम अच्छा काम कर पाएंगे। और इसी चीज़ को तैयारी के दौरान भी हमें रखना चाहिए। क्योंकि जब बाय द वे कोर्ट स्टे होने के कारण या डेट्स बढ़ने के कारण एग्ज़ाम डिले हो जाता है, तो उस स्थिति में हम लोग पॉजिटिव जो हमारी पॉजिटिविटी है वो कंपैरेटिवली कम होने लगती है। हम लोग सोचते हैं यार एग्ज़ाम तो 2-3 महीने बाद होगा, तब पढ़ लेंगे अच्छे से। लेकिन उस स्थिति में हमें अपने आप को पॉजिटिव रखना है, हमारे आसपास का वातावरण ऐसा हो जो सकारात्मक हो, हमारा जो फ्रेंड सर्किल है वो ऐसा हो जो आपको सदैव आपका मार्गदर्शक रहे, आपको शुभकामनाएं दे, आपका शुभचिंतक हो। क्योंकि यदि कोई व्यक्ति नकारात्मक है तो वो अपने को तो नुकसान पहुंचाता ही है, अपने आसपास भी एक नकारात्मकता का माहौल क्रिएट करता है। दूसरी बात करूं मैं कंटिन्यूटी की, तो कंटिन्यूटी में हमें इस एग्ज़ाम को, हमारा जो एटीट्यूड है, हमारा जो ध्येय है वो ये होना चाहिए कि मुझे ये परीक्षा पास करनी ही है, ये एग्ज़ाम निकालना ही है, ये एग्ज़ाम क्रैक ही करना है। तो उसके लिए हमें सतत रूप से इस परीक्षा में, इस प्रयास में जुटे रहना है। इसके लिए सबसे अच्छा जो तरीका है वो है आप टेस्ट सीरीज, आप मॉक टेस्ट दें, जिससे आपको वीकली और डेली और मंथली आपको टारगेट मिलते रहें। आप इस प्रोसेस में जुड़े रहें, और जब जो आपकी टेस्ट कॉपीज़ है वो चेक होकर आती है, तो जब अच्छे मार्क्स आते हैं तो आपका मोटिवेशन लेवल ऑटोमेटिक बढ़ने लगता है। और दूसरी बात, आपको अगर सामने टारगेट होता है तो आप भ्रमित नहीं होते हो, आप चीज़ों को छोड़ते नहीं हो,
तो इसलिए कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी होता है। और देखिए पेशेंस किसी भी बड़े काम को करने के लिए, ये बड़ा एग्ज़ाम है, अच्छा एग्ज़ाम है, तो इसको क्रैक करने के लिए पेशेंस बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इसमें समय लगता है। इसका जो साइकिल है प्री, मेंस और इंटरव्यू, उसकी प्रोसेस में समय लगता है, तो आपको पेशेंस के साथ इसमें बना रहना है। क्योंकि जो व्यक्ति धीर होता है, जिसमें धैर्य होता है, उसे निश्चित रूप से सफलता मिलती है। बाइबल में कहा गया है कि यदि हम दरवाजे को बार बार खटखटाते हैं तो एक दिन दरवाज़ा ज़रूर खुलता है। यदि हम लोग एक बार खटा दें उसको या दोबारा खटखटा कर उसे छोड़ दें तो वो दरवाज़ा खुलना तय नहीं है। लेकिन यदि हम बार बार दरवाज़ा खटखटाएंगे, हम हमारे इस प्रयास में जुटे रहेंगे, तो वो दरवाज़ा खुलना तय है। इसीलिए इस विश्वास के साथ आप इस परीक्षा में बने रहें। नेक्स्ट यदि मैं बात करूँ तो मोटिवेशन लेवल की, अपने आप को मोटिवेट कैसे करें। तो देखिए मोटिवेट रहने के लिए हमारे आसपास पॉजिटिव इन्वायरमेंट होना बहुत ज़रूरी है। हमारा फ्रेंड सर्कल ऐसा होना चाहिए कि वो हमें पॉजिटिव एनर्जी दें, हमारा जो मोटिवेशन लेवल है उसको बढ़ाएं। तीसरी बात, यहाँ पर फिर आपकी जो टेस्ट सीरीज़ है वो आपकी मददगार होती है, आपको मोटिवेशन लेवल, आपका एनर्जी लेवल बढ़ाती है। क्योंकि जब हम लोग टेस्ट देते हैं तो टेस्ट देने के दौरान हमारे को अच्छे मार्क्स मिलते जाते हैं, तो हमारी एक्सपेक्टेशन ऑटोमेटिक बढ़ती जाती है, हमारा सेटिस्फेक्शन लेवल भी बढ़ता जाता है कि हम अच्छा एफर्ट कर रहे हैं। तो आप जितने टेस्ट दोगे उतना आप मोटिवेट होगे। तो अपना जो मोटिवेशन लेवल है उसको आप टेस्ट सीरीज से जोड़कर देख सकते हैं। उसके साथ ही आपके जो फ्रेंड्स हैं, आपके गार्जियंस हैं, उनसे भी आप लोग वार्तालाप करके अपना जो चीज़ें हैं शेयर करके मोटिवेट रह सकते हो। तीसरी बात बताऊं मैं तो अच्छी किताबें पढ़कर या अच्छी जो सक्सेस स्टोरीज होती है, जो जिन लोगों ने अपने जीवन में केवल और केवल मेहनत के बल पर अच्छी सफलता प्राप्त की है, उन लोगों की स्टोरीज़ पढ़ के आप लोग मोटिवेट हो सकते हैं। उसके साथ ही हमें कम से कम हमारी एक हॉबी परसीव करनी चाहिए, क्योंकि हॉबी से क्या होता है, हम जब स्ट्रेस में होते हैं, जब हम तनाव में होते हैं, तो हम उस हॉबी की ओर अपना टाइम बिताते हैं, तो हमें काफ़ी अच्छा फील होता है, हमें पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, हम मोटिवेट होते हैं। और दूसरी बात, हमारा एक तरह से रिलैक्स जो बॉडी है वो मेंटल और फिजिकली हम रिलैक्स फील करते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स का, वो ये आता है कि सर टाइम मैनेजमेंट कैसे करें हम लोग। तो देखिए टाइम मैनेजमेंट को लेकर मेरी जो विशेष रणनीति रही, मैंने हमेशा ये प्रयास किया कि मैं आवर्स को कभी नहीं गिनूं। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं कि जब हम लोग शुरुआत में तैयारी करते हैं तो कंटिन्यू 10-12 घंटे की पढ़ाई ज़रूरी होती है, लेकिन यदि आपको बहुत जल्द एग्ज़ाम निकालना है तो इससे भी ज़्यादा आपको समय बढ़ाना पड़ेगा, अपने जो सिटिंग आवर्स है वो, अपने जो स्टडी आवर्स है वो। लेकिन इस प्रोसेस में हमें एक चीज़ स्पेशली ध्यान रखनी चाहिए कि हमें डेली, वीकली और मंथली टारगेट बनाना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग ही टाइम मैनेजमेंट करना चाहिए। क्योंकि यदि हम लोग आवर्स के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे तो हम चीज़ों को, मुझे नहीं लगता कि अच्छे तरीके से देख पाएंगे। हमें टॉपिक और सिलेबस और सब्जेक्ट के हिसाब से लेना चाहिए कि मुझे आज ये चीज़ पूरी करनी है। अब उस चीज़ को आप 3 घंटे में पूरा करते हैं या उस चीज़ में 5 घंटे खर्च करते हैं, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। आप टॉपिक को, आप सिलेबस को पूरा करने को लेकर अपना जो टाइम मैनेजमेंट है उसको निर्धारित कीजिए। नेक्स्ट यदि मैं बात करूं, काफ़ी स्टूडेंट्स मेरे को पूछ रहे हैं कि सर कोचिंग्स की क्या उपयोगिता है, क्या कोचिंग लेनी चाहिए, कौन सी कोचिंग लेनी चाहिए। तो इसके रिगार्डिंग मैं आपको बताऊं कि यदि जो नए स्टूडेंट है जो तैयारी करना चाहते हैं वो कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन जिनकी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं है या जो कोचिंग में नहीं जाना चाहते, तो उनको भी मैं कहूँ कि कोचिंग अनिवार्य नहीं है। आप तैयारी कर सकते हैं, घर बैठकर कर सकते हैं। आप अच्छे कंटेंट फॉलो कीजिए, आपका जो सोर्सेज है, जो स्टडी मटेरियल है वो बहुत रिलायबल होना चाहिए, वो बहुत ऑथेंटिक होना चाहिए और आपका जो वे ऑफ थिंकिंग है वो बहुत पॉजिटिव होना चाहिए। लेकिन कोचिंग के साथ मैं एक चीज़ स्पेशली ऐड करूं कि आप यदि कोचिंग नहीं करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यदि आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं करते हैं या आप टेस्ट पेपर नहीं लिखते हैं तो ये अपने आप में एक सुसाइडल अटेम्प्ट है। क्योंकि इस एग्ज़ाम में जो मुख्य इस एग्ज़ाम की डिमांड है वो आप लोग ये देख लीजिए कि ये एग्ज़ाम प्रैक्टिस का एग्ज़ाम है। आप जितना प्रैक्टिस करोगे, जितने टेस्ट लिखोगे, उतना आप में निखार आएगा, उतने आप परफेक्ट बनोगे, उतना आप चीज़ों को अच्छे से डील कर पाओगे। नेक्स्ट मुझसे क्वेश्चन पूछा जाता है
कि सर आपका भाषा को लेकर क्या नज़रिया है, क्या हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स में कहीं ना कहीं जो चैलेंजेस हैं उनमें कमियां या भिन्नताएं हैं। तो देखिए, इस क्वेश्चन के जवाब में मैं आपको बताना चाहूँ कि मैं एक्सक्लूसिवली हिंदी मीडियम का स्टूडेंट रहा हूँ, तो भाषा को लेकर मुझे नहीं लगता कि RAS जो एग्ज़ाम है उसमें कोई स्पेशली कोई चैलेंज होगा या कोई समस्याएं आती होगी। जहाँ तक मैं कहूँ कि हिंदी भाषा के विद्यार्थियों को जो चौथा पेपर है हिंदी का 120 मार्क्स का जो होता है उसमें स्पेशली एडवांटेज होता है। और जो ग्रामीण पृष्ठभूमि से छात्र आते हैं, जो मेरे प्यारे भाई बहन जो गाँव से आते हैं, उनके लिए मैं कहूँ कि यहाँ पर जो इंग्लिश का सेगमेंट है उसको लेकर हमें डरना नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि जो गाँव के विद्यार्थी होते हैं उनका जो एनर्जी लेवल है वो बहुत अच्छा होता है, उनका जो मोटिवेशन लेवल है, उनका जो काम करने का तरीका होता है वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग विल पावर होती है उनकी। तो यदि हम लोग कोशिश करें तो इंग्लिश सब्जेक्ट में हम लोग अच्छे मार्क्स ले सकते हैं, लेकिन मैं फिर यह कहूँगा कि तैयारी के दौरान हमें केवल और केवल पढ़ाई की जगह हमें उस चीज़ को लिखने पर भरोसा करना चाहिए, क्योंकि जो चीज़ें हमारे दिमाग में हैं वो महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि जो चीज़ हम हमारे हैंड राइटिंग से कॉपी पर, टेस्ट पेपर पर क्या हम लोग लेकर आ रहे हैं। अब देखिए, नेक्स्ट जो मेरा सबसे अच्छा क्वेश्चन आता है कि सर जो नई बिगनिंग कर रहे हैं, जो RAS की तैयारी कर रहे हैं, उन स्टूडेंट्स को आप क्या सलाह देंगे, उनके लिए क्या मैसेज देंगे। तो मैं आप लोगों को यही मैसेज दूंगा कि देखिए, पॉजिटिव बने रहें, अपने जो एफ़र्ट हैं, जो छोटे छोटे एफ़र्ट है वो एक दिन आपकी जो बड़ी सफलता है उसमें कारगर होते हैं। किसी व्यक्ति की सफलता में केवल उसका योगदान नहीं होता है, व्यक्ति मेहनत करता है, उसके साथ ही उसको शुभाशीष देने वाले, उसकी शुभकामनाएं देने वाले, उसके जो शुभचिंतक हैं उनका बहुत बड़ा रोल होता है, ईश्वर की अनुकंपा का रोल होता है। लेकिन एक चीज़ यह है कि खुद स्वयं भगवान कृष्ण ये कहते हैं गीता में कि मैं उसी की मदद करता हूँ जो अपनी मदद स्वयं करता है, अर्थात ईश्वर उसी व्यक्ति की मदद करता है जो अपनी मदद स्वयं करता है। इसका मतलब है कि जो व्यक्ति कर्मरत है, जो प्रयास करता है, जो चीज़ों को छोड़ता नहीं है, जो इस संघर्ष में लगातार बना हुआ है, उसकी ईश्वर मदद करता है। कभी कभी हम लोगों को नकारात्मकता घेर लेती है, कभी कभी जब एग्ज़ाम आगे बढ़ जाता है या हमारी तैयारी अच्छे से नहीं हो पाती है या कभी हमारे टेस्ट सीरीज़ में कम मार्क्स आते हैं तो हमें नकारात्मकता घेर लेती है। तो उस स्थिति से निपटने के लिए आप मेरी इन 4 पंक्तियों को याद किया करो बार बार, और इन्हें दोहराओगे तो बहुत अच्छा आपको फील होगा। उस बुरे वक्त को आप चैलेंज करके कहिए कि ए बुरे वक्त जरा अदब से पेश आ, ए बुरे वक्त जरा अदब से पेश आ, क्योंकि वक्त नहीं लगता वक्त गुजरने में। प्यारे मित्रों, हमारे जो छोटे छोटे प्रयास हैं वो बारिश की ऐसी बूंदों के जैसे हैं कि वो टपकती है और टपक कर जब इकट्ठी हो जाती है तो एक बड़ी नदी का बहाव बन जाता है और वो उस सागर में जाकर अपनी जो भौतिक उपस्थिति है वो दर्ज करवाती है। तो अपने इन छोटे छोटे एफर्ट्स को आप ऐसे हल्के में ना लें, ये छोटे छोटे एफर्ट एक दिन आपकी सफलता में मील के पत्थर साबित होने वाले हैं। इसके साथ ही मुझे लगता है कि जो मेन क्वेरीज होती है, मेन क्वेश्चंस होते हैं, वो मैंने आपको उनका जवाब देने की कोशिश की है। आप लोगों से संवाद कायम करने के लिए मैं इस DLS जो प्लेटफॉर्म है उसका धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ। और मैं आपको बताऊँ कि जो मैंने आपको 2-3 बुक जो सजेस्ट की है उसको मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। वो स्पेशली मेरी खुद की लिखी हुई है, तो उसमें आप लोग देखोगे कि जो प्रारंभिक परीक्षा है RAS की, उसके लिए ये अपडेटेड बुक है। DLS पब्लिकेशन भारतीय अर्थव्यवस्था RAS प्री के लिए ये आई है, उसको आप लोग फॉलो कर सकते हैं। इसमें पूरा सिलेबस मैंने मेंशन किया है। और दूसरा जो RAS मुख्य परीक्षा है उसमें इकोनॉमी का जो सेगमेंट है उसमें वन स्टॉप सॉल्यूशन करके ये बुक आती है। मुझे इस बार भी काफ़ी अच्छा लगा जब मेरे काफ़ी बैचमेट्स ने मुझे फ़ोन करके बताया कि सर आपने जो RAS मेंस के टाइम पे वन स्टॉप सॉल्यूशन बुक लिखी थी वो हमने भी पढ़ी थी और हमें भी अच्छे मार्क्स मिले हैं फर्स्ट पेपर में। और तीसरी ये बुक है वो है राजस्थान इकोनॉमी, जिसमें स्पेशली इकोनॉमिक सर्वे बेस पर जो राजस्थान की अर्थव्यवस्था है उसको बहुत ही कम शब्दों में बहुत ही सटीक तरीके से हम लोगों ने एक जगह कंपाइल किया है। तो मेरा फिर आप लोगों को यही विनम्र अनुरोध रहेगा कि अपनी क्षमताओं को पहचानिए, अपनी सीमाओं को सीमित कीजिए और जो सकारात्मकता का जो वातावरण है उसके साथ जिए, क्योंकि जब प्रयास करते हैं हम लोग
तो ऐसी दुनिया की कोई चीज़ नहीं है जो आपको उस प्रयास में, उस एफर्ट में जितना आपने डाला है उतना आपको मिलेगा। क्योंकि भगवत गीता में स्वयं भगवान कृष्ण कहते हैं कि यदि हम लोग निष्काम कर्म करते हैं, हम लोग केवल और केवल हमारी मेहनत पे भरोसा करते हैं, हम लोग केवल और केवल प्रयास पे, कर्म पे भरोसा करते हैं, तो सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। आपको ये हो सकता है कि एक अटेम्प्ट में कम मार्क्स मिले, या हो सकता है कि कभी कभी कुछ चीज़ें आपके साथ आप जैसा सोचते हैं वैसी नहीं हो पाए, लेकिन यदि आप इस संघर्ष में बने रहते हैं, यदि आप अपने ऊपर भरोसा रखते हैं, अपने मार्गदर्शकों पर भरोसा रखते हैं, ईश्वर पर भरोसा रखते हैं, तो ज़रूर 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 सफलता आपको मिलेगी। एक बार पुनः आप सब लोगों का धन्यवाद अदा करना चाहूँगा और आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि बने रहो कर्मरत, बने रहो कर्मरत, क्योंकि मंजिल उन्हें ही मिलती है जो चलते हैं, जो चलते हैं। तो मित्रों, एक पंक्ति मुझे और याद आ रही है कि गिरते हैं सिंह सवार मैदाने जंग में, गिरते हैं सिंह सवार मैदाने जंग में, वो तिल क्या खाक गिरेंगे जिन्होंने चलना ही नहीं सीखा। तो मित्रों, हार भी उनकी होती है जो प्रयास करते हैं, क्योंकि यदि हम प्रयास करते हैं और हमें सफलता नहीं मिलती है तो भी हमारा सेटिस्फेक्शन लेवल बना रहता है। लेकिन यदि हम लोग बिना प्रयास करे ही हार मान लेते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे मन में ये रस्साकसी बनी रहती है कि हमने एफर्ट नहीं किया। तो प्यारे दोस्तों, आप सब लोगों को एक बार पुनः शुभकामनाएं देना चाहूँगा और इस जो डिसेंट लर्निंग सीरीज जो चैनल है, जो पब्लिकेशन है, उसका धन्यवाद अदा करना चाहूँगा जिसने मुझे आप लोगों से रूबरू कराया। पुनः आप सब लोगों को एक बार शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप लोगों का।